प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में विभिन्न इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस और उनकी कोड के बारे में बात करेंगे। इस संबंध में मैं आपसे कुछ प्रश्न अर्ज करना चाह रहा हूं। क्या आप जानते हैं इन इंडियन बॉटनिकल कांग्रेस को कौन आयोजित करता है, कब आयोजित होती हैं, कहाँ आयोजित होती हैं और इनका नंबरिंग सिस्टम कब से शुरू हुआ है आदि बहुत सारे प्रश्न आपके सामने हैं। क्या बता सकते हैं? शायद नहीं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपकी इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आइए चलिए ये वीडियो देखें। आपको मैं बता दूं कि इन इंडियन बॉटनिकल कांग्रेस को आयोजित करने का श्रेय IABMS नामक एक अधिकृत संस्था को जाता है। इस संस्था का पूरा नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर बॉटनिकल एंड माइकोलॉजिकल साइंसेज। यही संस्था इन कांग्रेस को आयोजन करने का अधिकार रखती है। ये जो कांग्रेस होती है ये प्रत्येक 6 वर्ष के अंतराल से रोटेशन के आधार पर विश्व के अनेक भागों के अंदर आयोजित होती हैं और इनका जो नंबरिंग सिस्टम है ये सन 1900 से शुरू हुआ है। पहले ये प्रत्येक वर्ष में आयोजित होती थी, यानी कि ये वार्षिक रूप से आयोजित होती थी। वार्षिक रूप से आयोजित होने वाली इन कॉन्फ्रेंस में सबसे पहली कॉन्फ्रेंस ब्रुसेल्स 1864 में हुई थी और इसके बाद में एम्स्टर्डम 1865 में, फिर लंदन में 1866 में और इसके बाद में जिनेवा में 1852 तक ये लगातार होती रही हैं। इन कांग्रेस में पादप नामकरण के नियमों को स्थापित किया गया और ये पादप नामकरण के जो नियम हैं ये ICN के नाम से जाने जाते हैं। ICN से तात्पर्य है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। क्या आप जानते हैं इस ICN या इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर के अंदर कौन परिवर्तन कर सकता है या इनको कौन संशोधित कर सकता है? इनमें ये संशोधन इसी इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस के जरिए किए जाते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यही कांग्रेस इन नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार रखती है। ये नियम ठीक उसी प्रकार से परिवर्तित किए जाते हैं जिस प्रकार से हमारे संविधान के अंदर कुछ संशोधन बहुमत के आधार पर किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इन नियमों के अंदर भी संशोधन किया जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि आज तक 19 इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस आयोजित हो चुकी हैं और ये अलग अलग जगह पर आयोजित हो चुकी हैं। मैं इन सभी कांग्रेस का विवरण आपके सामने एक टेबल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं और इस टेबल के अंदर कई कॉलम हैं, जिसमें जो पहला कॉलम है ये इनके नंबर को दर्शाता है और जो दूसरा कॉलम है ये इनके आयोजित वर्ष को दर्शाता है और जो तीसरा कॉलम है ये कांग्रेस कहां या किस जगह या किस शहर में आयोजित हुई है उसको दर्शाता है। अगला जो कॉलम है ये उस देश या उस स्टेट के नाम को दर्शाता है जिस देश या स्टेट में ये कांग्रेस आयोजित हुई है। इससे आगे वाला कॉलम के अंदर कोड नामक शब्द लिखा हुआ है। कोड से तात्पर्य है इन इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस के जो भी परिणाम होते हैं उन परिणामों को पब्लिश फॉर्म में या एक बुक फॉर्म के अंदर स्थापित किया जाता है और ये पब्लिश फॉर्म जो बुक होती है इसी को कोड की संज्ञा दी जाती है। कई बार कांग्रेस आयोजित हो जाती है लेकिन इसकी जो उपलब्धियां होती हैं ये कोड फॉर्म में नहीं आ पाती हैं, इसलिए इस कॉलम के अंदर कोड के सामने हर एक जो इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस है उसके सामने या तो कोड लिखा हुआ है यस के रूप में या फिर ये कॉलम खाली छोड़ा हुआ है। यस का मतलब है इन इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस का कोड पब्लिश हुआ है और यदि खाली कॉलम है तो इट मीन्स इनका जो पब्लिकेशन है या इनके जो नियम हैं ये पब्लिश नहीं हो पाए हैं। इस प्रकार से हर एक जो कांग्रेस होती है
कोड पब्लिश होने के बाद में उनको अलग अलग नामों से जाना गया है, जैसे वियना कोड, पेरिस कोड, स्टॉकहोम कोड, एम्स्टर्डम कोड आदि अलग नामों से जाना गया है। और उनके सामने उस ईयर को प्रदर्शित किया जाता है जिस ईयर के अंदर ये कांग्रेस आयोजित हुई है। कई बार एक कोड को पब्लिश होने के अंदर कई कई साल, 5-5 साल तक लग जाते हैं। कई बार वह कोड पब्लिश ही नहीं हो पाता है। अंतिम जो कॉलम है, इस कॉलम के अंदर हमने इन इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस की जो उपलब्धियां हैं, मुख्य उपलब्धियां हैं उनके बारे में, और इन इंटरनेशनल कोड ऑफ इन इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस के जरिए जो एक्शन लिए गए हैं उनके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। ये जितने भी जो 19 से आयोजित इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस हैं, इन सबको तो मैं लगातार नहीं बता सकता आपको, आप इसको मेरी टेबल से देख सकते हैं। लेकिन इनमें से जो मुख्य मुख्य इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। उनमें से सबसे पहले जो पेरिस कोड है, जो 1900 में जारी हुआ था, इसके अंदर प्रायिकता के नियम का प्रतिपादन हुआ। लेकिन इस कोड के अंदर कई दोष थे और ये दोष होने के कारण से इस कोड को लोगों ने या वैज्ञानिकों ने अस्वीकार कर दिया, और अस्वीकार करते हुए एक नया नियम बनाया और उस नियम को क्यू रूल के नाम से या क्यू नियम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में एक वियना कोड का नाम आता है जो 1905 में आया। इस कोड के तहत जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, उन वेस्कुलर प्लांट्स के नामकरण की शुरुआत हुई है और इस शुरुआत की जो तारीख है या दिनांक है उसका निश्चितीकरण स्पीसीज प्लांटेरम की पब्लिकेशन से हुआ है, और ये जो तारीख है 1753, क्योंकि इसी तारीख के अंदर इस स्पीसीज प्लांटेरम का पब्लिकेशन हुआ है। इसी कोड के अंतर्गत नॉमिना जेनेरिका कंजर्वेंडम नियम का भी प्रतिपादन हुआ है। इसी के अंदर टॉटोनिम जैसे नामों पर प्रतिबंध लगा है, और इसी के अंदर लेटिन डायग्नोसिस का प्रतिपादन हुआ है। लेटिन डायग्नोसिस से सेंस है जब किसी भी पादप का नामकरण किया जाता है तो उस नामकरण के साथ में उसका लेटिन लैंग्वेज के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है या विवरण लिखा जाता है, इसी को लेटिन डायग्नोसिस कहते हैं। इसके बाद में आता है कैम्ब्रिज कोड जो 1930 के अंदर प्रकाशित हुआ है। इसके अंदर नॉमिना जेनेरिका कंजर्वेंडम की जो सूची है उस सूची को प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया है, और इसी कांग्रेस के अंदर लेटिन डायग्नोसिस की जो तारीख है, ये तारीख 1/1/1932 से करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंदर नॉमिना जेनेरिका कंजर्वेंडम जो नियम दिया गया है, ये नियम वह नियम है जिसके अंदर कई वंशों के नाम बहुत पहले से चले आ रहे थे, और इन वंशों के नाम प्रायिकता के नियम का उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन नामों को संरक्षित कर लिया गया है। संरक्षित से तात्पर्य है एज इट इज रख लिया गया है, और इसी कारण से इस नियम को नॉमिना जेनेरिका कंजर्वेंडम नियम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आता है एम्स्टर्डम कोड, ये 1935 के अंदर बना, और इस कोड के अंदर वैध प्रकाशन की शुरुआत हुई थी 1/1/1935 से। वैध प्रकाशन से सेंस है वैलिड पब्लिकेशन, और वैलिड पब्लिकेशन का मतलब है जब हम किसी भी पादप का नामकरण करते हैं तो नामकरण करने के साथ में उस पादप से संबंधित जितने भी जो डिटेल्स होती हैं उन डिटेल्स को हम किसी एक नेशनल या इंटरनेशनल जर्नल के अंदर प्रकाशित कराते हैं, और उस प्रकाशन की जो डेट होती है वह डेट 1/1/1932 रखी गई। यानी कि इसके बाद में यदि किसी भी पादप का नया नाम दिया जाएगा तो वह 1/1/1932 होगी। इसके बाद में यदि कोई नाम देता है तो इसे पब्लिश करवाना अनिवार्य होगा, इसलिए वैलिड पब्लिकेशन की डेट रखी गई 1/1/1935। इसके बाद में आता है स्टॉकहोम कोड जो 1950 में लागू हुआ। इस स्टॉकहोम कोड के अंदर
एक विशेष शब्द सामने आया है और वह शब्द था टैक्सॉन। टैक्सॉन का मतलब है किसी भी वर्गीकी समूह या किसी भी वर्गीकी तत्व जिसकी आइडेंटिटी की जानी हो, उसके लिए टैक्सॉन शब्द का प्रतिपादन किया गया और ये टैक्सॉन शब्द ही इस स्टॉकहोम कॉड की या स्टॉकहोम कांग्रेस की विशेष उपलब्धि रही है। इसके बाद में आता है पेरिस कॉड जो 1954 के अंदर बना। इस पेरिस कोड के अंदर जो लैटिन डायग्नोसिस था, जो लैटिन लैंग्वेज में चला आ रहा था, उसको इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन भाषा के अंदर बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई और इस कोड को प्रिंसिपल और प्रियम्बल को रूल्स और रिकमेंडेशन से अलग अलग रखा गया। प्रिंसिपल और प्रियम्बल से तात्पर्य है प्रिंसिपल इससे कोड के सिद्धांत और प्रियम्बल से इसकी प्रस्तावना। तो इस कोड के अंदर जो प्रिंसिपल और जो प्रस्तावना है उसके अंदर किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, लेकिन इसके जो रूल्स हैं और रिकमेंडेशन हैं उसको इनके अंदर संशोधन किया जा सकता है, जो इनको इस कोड से अलग रखा गया। इसके बाद में आता है एडिनबर्ग कोड जो 1964 के अंदर सामने आया। इस एडिनबर्ग कोड के इस एडिनबर्ग कोड 1964 के अंदर कुल के नाम की शुरुआत हुई और कुल के नाम की शुरुआत कुछ नियमों के आधार पर शुरुआत हुई, जैसे उस कुल के नाम के बाद में ACAE शब्द लगाना आवश्यक है और इस नियम की शुरुआत ALD जिस्सू ने एक पुस्तक लिखी थी जेनेरा प्लांटेरम और ये 1789 के अंदर लिखी थी। इस 1789 को ही इन्होंने इन नामों की एक प्रारंभिक तिथि रखी या प्रारंभिक तारीख रखी। इसके बाद में आता है सियाटल कोड। ये सियाटल कोड 1969 के अंदर सामने आया। इस कोड के अंतर्गत टोटोनिम की स्थिति वंश और जाति के बीच रखी गई। टोटोनिम से तात्पर्य है जब कोई एक बायोनोमियल या द्विनाम नाम दिया जाता है और उस नाम के अंदर जेनेरिक एपिथेट का जस्ट रिपीटिशन होता है स्पेसिफिक एपिथेट के अंदर और उसे टोटोनिम के नाम से जाना जाता है, जैसे नाजास, नाजास। तो ऐसे नामों को अवैध नाम माना गया है और इस टोटोनिम की स्थिति वंश और स्पीशीज के बीच के अंदर मानी इस कोड के जरिए। और इसी समय एक नया शब्द है जिसे ऑटोनिम के नाम से जाना जाता है। ऑटोनिम से तात्पर्य है कि ऐसे नाम जो ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश हो जाते हैं या स्वतः ही स्थापित हो जाते हैं, उन नामों को ऑटोनिम कह करके पुकारा गया है। इसके बाद में आता है बर्लिन कोड जो 1987 के अंदर बना। ये बर्लिन कोड के अंदर नॉमन स्पेसिफिका कंजर्वेंडम रूल प्रतिपादित हुआ। नॉमन स्पेसिफिका कंजर्वेंडम रूल से सेंस है कि इसके अंतर्गत ऐसे पादप जातियों के नामों को संरक्षित किया गया जो नाम प्रायिकता के नियम का उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन नामों को संरक्षित कर लिया गया, जिसके अंदर जैसे गेहूं का नाम ट्रिटिकम एस्टिम आता है, एस्टिवम आता है, इसे संरक्षित किया गया। ऐसे टमाटर का नाम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम आता है, इसे संरक्षित किया गया। इसके बाद में आता है टोक्यो कोड जो 1993 के अंदर लागू हुआ। इस कोड के तहत कोड को कई भाषाओं के अंदर रूपांतरित किया गया और ये भाषाएं थी चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, जापानीज, स्लोवाक। इन सभी भाषाओं के अंदर इस कोड को रूपांतरित किया गया। पहले ये कोड कुछ सीमित भाषाओं के अंदर ही रहता था। इसके बाद में आता है सेंट लुइस कोड जो 1999 में हमारे सामने आया। इसके अंदर कोड को रूल्स, आर्टिकल्स और रिकमेंडेशन के अंदर डिवाइड किया गया है। रूल्स मीन्स नियमों में, आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल्स, रिकमेंडेशन मीन्स सिफारिशों के अंदर या 3 भागों के अंदर इसे डिवाइड किया गया है।
इसके बाद में आता है पुनः वियना कोड जो 2005 के अंदर सामने आया है। इस कोड के तहत जीवाश्म पादपों या जिन्हें हम कह सकते हैं फोसिल प्लांट्स के लिए एक शब्द सामने आया जिसे मॉर्फोटेक्सा के नाम से जाना गया है। और इसी कोड के अंदर टाइप के लिए या हम कहें किसी भी पादप का नाम दिया जाता है तो उस नाम के समय उसके टाइप का निर्धारण किया जाता है, जिसे स्टैंडर्ड टाइप कहते हैं या होलो टाइप कहते हैं। कई प्रकार के टाइप होते हैं जिसमें टाइप का निर्धारण किया जाता है। और इस टाइप के निर्धारण करने के लिए प्लांट स्पेसिमेन के साथ साथ में इलस्ट्रेशन में से चित्रों को भी टाइप के रूप में यूज लिया जाता था। तो इन इलस्ट्रेशंस को टाइप के रूप में माने जाने के लिए अवैध घोषित किया गया या इलस्ट्रेशंस को इसके लिए वर्जित किया गया कि इलस्ट्रेशंस को टाइप के रूप में नहीं माना जाए। इसके बाद में आता है लास्ट में मेलबोर्न कोड जो 2011 के अंदर हमारे सामने आया। इस कोड के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन को स्वीकृति मिली। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन से सेंस है जब कभी किसी जाति का या किसी पादप का नाम दिया जाता है तो नाम देने के बाद में उसको प्रकाशित करने के लिए उसका जो प्रिंटिंग फॉर्मेट है, ये प्रिंटिंग फॉर्मेट जहां प्रकाशन करवाया जाता है वहां पर भिजवाना होता है ओरिजिनल रूप में। पहले ये सिस्टम था, लेकिन इस कोड से ये दूसरा सिस्टम आया इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन का। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन का सेंस है कि आपको उसका प्रिंटेड फॉर्म भेजने की जरूरत नहीं है, सीधा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट ही भेज दीजिए और वही वहां पर पब्लिश हो जाएगा। और उसको इसके अंदर स्वीकृति दी गई। और इसी कोड के अंदर यानी 2012 से लैटिन डायग्नोसिस को इंग्लिश लैंग्वेज में भी स्वीकार किया गया, यानी कि प्लांट की डिस्क्रिप्शन को लैटिन के साथ साथ में इंग्लिश के अंदर भी दिया जा सकता है, इसको भी स्वीकार किया गया। और ऐसे बहुत सारे कोड हैं जिनको सभी को मैं बताना जरूरी नहीं समझता हूं, लेकिन आपके सामने पुनः मैं एक प्रश्न रख रहा हूं, क्या आप बता सकते हैं आने वाली जो 20वीं कांग्रेस है ये कहां आयोजित हो रही है, कब आयोजित हो रही है? शायद आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस ब्राजील के अंदर हो रही है, रियो डी जेनेरियो में, जो 2023 में आयोजित होगी। इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो के अंदर इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस की कई विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अध्ययन का आनंद लीजिए। और इससे कोरोना लॉकडाउन अवधि के अंदर अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए और घर पर रहिए और अध्ययन का आनंद लीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।